नमस्कार। जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में एक सीट पर उपचुनाव। केदारनाथ सीट के लिए पार्टियां जुटी रणनीति में। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद नाम भेजे पार्लियामेंट्री बोर्ड को। उत्तराखंड में बच्चों के स्वरोजगार के लिए जल्द निर्माण होगा स्किल हब। 25 करोड़ की लागत से सहसपुर में होगा तैयार। मंत्री बहुगुणा ने दी जानकारी। उत्तराखंड में थूक जिहाद के खिलाफ धामी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। 25,000 से 1 लाख तक का है जुर्माना। बीजेपी ने फैसले का किया स्वागत। कांग्रेस ने उठाए सवाल। नैनीताल हाई कोर्ट में मुआवजा नहीं देने के मामले में सुनवाई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से है प्रभावित। बीआरओ महानिदेशक के खिलाफ जारी किए वारंट। 6 नवंबर को होना होगा पेश। उत्तराखंड में सूखे पड़े जल स्रोतों का चलेगा पता। रुड़की में एनआईएच वैज्ञानिकों ने तैयार किया ईश्वर ऐप। स्रोतों का आंकड़ा नहीं केंद्र के पास। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने आज वैदिक साधन आश्रम तपोवन नालापानी देहरादून द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शरदोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। यह समारोह उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का उत्सव है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक गतिविधियां और समाज सेवा से संबंधित कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। समारोह में रितु खंडूरी ने तपोवन विद्या निकेतन जूनियर हाई स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया। इसमें नृत्य, संगीत और नाटक शामिल थे। इन प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। सभी उपस्थित व्यक्तियों को भारतीय संस्कृति की गहराई का अनुभव कराया। समारोह में रितु खंडूरी भूषण ने विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर उनको सम्मानित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनके भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वो साधन है जो समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम है। आप सभी को चाहिए कि आप अपनी शिक्षा को न केवल अपने लिए बल्कि समाज और देश के उत्थान के लिए भी इस्तेमाल करें। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं अब पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। पार्टी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर आए नामों पर स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने विचार विमर्श कर लिया है। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को नामों का पैनल भेज दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ मिलकर वर्चुअल बैठक के चलते केदारनाथ उपचुनाव को लेकर विधानसभा से दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों के नाम को भेज दिया गया है। जल्द ही फाइनल प्रत्याशी का नाम फाइनल किया जाएगा। उसके साथ ही केदारनाथ उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की जाएगी। कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी है उससे हमारे चुनाव प्रबंधन को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने कल ही जो जिले से जिन जिन लोगों ने दावेदारी की थी, ऐसे सभी प्रत्याशियों के पैनल हमने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को कल वर्चुअल मीटिंग के बाद भेज दिए हैं। बहुत जल्दी केंद्र प्रत्याशी की विधान से घोषणा करेगा और नामांकन की तिथि निश्चित होगी। विधानसभा उपचुनाव की तिथि घोषित हो गई है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 6 लोगों का नाम भी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेज दिया है। कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस ने 4 लोगों की पर्यवेक्षक टीम बनाकर क्षेत्र में भेजी है, लेकिन अभी तक उम्मीदवार को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। उपचुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस दिन से केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हुई थी, उसी दिन से कांग्रेस ने लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया। प्रदेश प्रभारी ने 4 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है और ये पर्यवेक्षक जल्द ही अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। उसके बाद पार्टी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। देखिए, जब केदारनाथ सीट जो है रिक्त हुई, तब से ही कांग्रेस केदारनाथ में पूरी तरीके से लोगों से संवाद स्थापित करने का काम कर रही है और अब विधिवत घोषणा हो गई है। हमारे प्रभारी जी द्वारा
वहाँ पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पर्यवेक्षक जाएंगे, आमजन से संवाद स्थापित करेंगे, कांग्रेसियों से संवाद स्थापित करेंगे। उसके बाद जो है प्रत्याशी भी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व शीघ्र घोषित करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में आज नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण किया। इसके बाद से ही हरियाणा के साथ साथ पूरे देश भर के सैनी समाज में खुशी का माहौल है। उत्तराखंड के लक्सर में भी नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण से सैनी समाज में खुशी का माहौल है। सैनी समाज के लोगों ने लक्सर के बालावाली तिराहे पर इकट्ठा होकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने और नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर देश भर में बीजेपी की लहर चलती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, ठीक उसी तरह हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित सभी लोगों का समर्थन मिला। केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने समाज की तरफ से करता हूं और बल्कि सर्व समाज की तरफ से करता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के हाथ में कमान सौंपी और उन्होंने उस कमान को बखूबी निभाया। उस नेतृत्व के आधार पर उन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है हरियाणा में लहराया है। उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और नायब सिंह जी को जो उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है उसके लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। और हम सर्व समाज का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने माननीय नायब सिंह सैनी जी को अपने हरियाणा का नेतृत्व करने के लिए चुना है। तो इसलिए इसमें 36 बिरादरियों की जो है जीत है एक तरीके से, और हम अपने सारा भागीरथी सैनी समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। आज पूरे देश में खुशी का माहौल है, ओबीसी वर्ग में और खासकर हमारे समाज में खुशी का माहौल भाई है। जिस प्रकार केंद्र में मोदी जी का चेहरा देख करके इस देश में एक लहर चलती है और लोकसभा में वो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है, उसी प्रकार हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। 36 बिरादरी का उन्हें समर्थन मिला और आज देखिए आप कमाल कि 50% से ज़्यादा सीटें उनके पास है। और यही आशा हम करते हैं अगली विधानसभा में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, और चाहे आने वाला हमारा उत्तराखंड प्रदेश हो। भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आज पूरे भारत में ओबीसी समाज की 55% जनसंख्या पे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री देने का काम किया है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ लक्सर में महाराजा बिरजू साहब सैनी सभा आज पटाखे छोड़ और लड्डू बांटकर हम लोग खुशी मना रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में वितरित किए जा रहे राशन में कीड़े मिलने से ग्रामीण महिलाओं में रोष है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में राशन डीलर के द्वारा जो राशन दिया जा रहा है, उस राशन में कीड़े मिलने की बात सामने आई है। इसके बाद जानकारी मिलने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी सुषमा रावत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। अंकल, मामला तो यही है कि हम जाते हैं राशन लेने के लिए और हमें बिल्कुल बहुत ही गंदा राशन मिलता है। चावल में कीड़े हैं, बिल्कुल ही गंदे। अगर आप देखोगे ना तो आप ये कहोगे कि यहाँ पता नहीं कितने सालों पुराने चावल हो गए, इतने कीड़े हैं उसमें दुनिया भर के। क्या क्या सामान मिलता है? बस यही, कभी खजूर का एक पैकेट दे देते हैं, कभी 4 अंडे या कभी 6 अंडे। अब जो मांसाहारी है वो शाकाहारी है, उनमें बहुत अंतर है ना। शाकाहारी वाले कहाँ खाएंगे अंडे बराबर। तो जब इसमें कीड़े आए राशन में तो आपने उनसे नहीं बोला जिन्होंने राशन दिया है? नहीं, बस बोलना तो था। फिर ये कह रहे कि अभी तो यही ऐसे ही चावल आ रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? बस ये चाहते हैं कि हमें अच्छा वो मिले, राशन अच्छा मिले। हमारा तो ये कहना है कि हम गोदाम से जो है वो चावल आता है और सारे जनता में वही वाला बढ़ता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जो अगर उसमें कुछ खराबी है या कुछ मतलब अगर उसमें कीड़े हैं या पुराना चावल है या उसके खाने लायक नहीं है, तो उसको सबसे पहले तो जो सीधी वो है क्या कहते हैं आंगनवाड़ी हमारी, वो आकर के हमें बताए। वो आकर के हमें बताए कि भाई चावल में खराब है, तो हम आगे जाकर के खाद्यान्न विभाग और अपने विभाग को सूचित करेंगे, जिससे कि उसमें क्या होगा कि उसकी गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार होगा। अगर कहीं पर हमें कमी लगेगी या हो सकता है वो कोई दूसरा वाला चावल न दे रहा हो जो हमने यहाँ से रिकमेंड किया है, जो विभाग से हुआ है वो न दे रहा हो, उसके अलावा कोई दूसरी क्वालिटी। नगर क्षेत्र जोशीमठ में आज वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर नगर क्षेत्र में वाल्मीकि समाज की ओर से महर्षि वाल्मीकि जी की भव्य और आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा महर्षि वाल्मीकि मंदिर से होते हुए मारवाड़ी होटल,
अपर बाजार छावनी बाजार होकर वाल्मीकि मंदिर पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान वाल्मीकि समाज के युवाओं ने कई तरह के युद्ध कौशल के प्रदर्शन के कार्यक्रम भी आयोजित किए। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत ग्राम पूछड़ी क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों की कार्रवाई के लिए वन विभाग को प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि वन विभाग द्वारा वन भूमि खाली कराए जाने को लेकर पहले भी नोटिस देने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग के नोटिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए हटाने से पहले उन्हें विस्थापित करने की मांग की। यहां पर बसे सैकड़ों लोग वन विभाग की कार्रवाई को लेकर पिछले लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाल अरुण कुमार सैनी सहित वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से इस क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों से 2 दिन के भीतर खुद वन विभाग की भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए। पुछड़ी क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र में कई व्यक्तियों द्वारा काफ़ी समय से अतिक्रमण किया गया था, जिसके संबंध में वन विभाग द्वारा इसमें बेदखली आदेश पारित किए गए हैं। कुल 141 व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ बेदखली आदेश पारित किए गए हैं और उनमें से कई व्यक्तियों ने खाली भी कर दिया। अभी मौके में हम रोड सर्वे कर रहे हैं, जिसमें ये पाया गया कि 6 से 7 घर ऐसे हैं जो खाली हो चुके हैं। बाकी लोगों से भी मुनादी करके अपील की जा रही है कि समय तक स्वयं खाली कर दें, ताकि किसी भी बल का प्रयोग ना करना पड़े। सर, संभावना कब तक है कि इनको हटाया जाएगा? अगले 3 से 4 दिन में हमारी कार्य योजना तैयार है, उसके बाद हम इसमें संयुक्त रूप से अभियान चला के हटाएंगे। सर, वन भूलपुरा वाली घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए? सुरक्षा की सारी तैयारी की जा चुकी है। हर तरह से इसमें लॉ एंड ऑर्डर के जो संभावना है उसके हिसाब से असेसमेंट किया जा रहा है और किसी प्रकार की शांति कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी। आज पूरे देश में महर्षि वाल्मीकि की जयंती को काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में छुट्टी रही। वहीं लोहाघाट में वाल्मीकि समाज की तरफ से महर्षि वाल्मीकि की जयंती धूमधाम से मनाई गई। वाल्मीकि समाज के सरपंच हरचरण वाल्मीकि के दिशा निर्देश पर सुबह से ही वाल्मीकि मंदिर लोहाघाट में पूजा अर्चना के बाद भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन शुरू किया गया। इसके बाद भंडारा हुआ। सरपंच हरचरण ने समस्त क्षेत्रवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी। आज हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि की जयंती है और इस अवसर पर हम सभी लोग प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए हैं यहाँ पर और हम लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना की है। हमारा मंदिर है यहाँ और मैं बहुत हमें गर्व का दिन है आज हमारे लिए कि आज हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। इसी शुभ अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पूजा पाठ अपना भजन कीर्तन किया गया है। सुबह से हम सभी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और मैं आज सम्मानित जनता को, देशवासियों को, सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं सभी से ये आग्रह करता हूं कि भगवान वाल्मीकि जी के पक्ष चिन्हों पर चलें और समाज को हमारे सुधारने की मैं सभी को ये प्रेरणा करता हूं कि जो हमारा समाज है उनके आदर्शों पर चले। भगवान वाल्मीकि जी के नगरवासियों को, पूरी जनता को, लोहाघाट की सबको बधाई देना चाहता हूँ वाल्मीकि जयंती की। आज पूजा पाठ की, भजन कीर्तन करे हैं, भंडारा करा है और भजन कीर्तन होगा और लोहाघाट जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ वाल्मीकि जयंती की। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। चारों धाम में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है भगवान बद्री विशाल के धाम को। इस धाम के कपाट मात्र 6 महीने आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। बता दें कि भगवान बद्री विशाल के धाम में आजकल तकरीबन 8000 के आसपास तीर्थयात्री हर दिन उनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट बंद होने की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में भगवान बद्री विशाल के धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री हर दिन पहुंच रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि भगवान बद्री विशाल के धाम में अब ठंड ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। यहां हर दिन सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि भगवान बद्री विशाल के धाम में ठंड का सितम जारी है, लेकिन इसके बावजूद तीर्थयात्रियों की आस्था में कहीं पर कोई कमी नजर नहीं आ रही।
उत्तराखंड में बच्चों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास विभाग द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कई बड़ी कंपनियों से टाइप करके अपने ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत देहरादून जनपद के सहसपुर में 25 करोड़ की लागत से जल्द ही स्किल हब सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अभी तक इसके लिए 6 ट्रेड फाइनल हो गए हैं। एक्सीलेंस के माध्यम से यहां पर बड़ी कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी और ट्रेनर को लेकर आएंगी और बच्चों को ट्रेन करने के साथ ही उन्हें अपनी कंपनियों में रोजगार मुहैया करवाएंगी। वहाँ पे हमने कौशल विकास के माध्यम से हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से अपने ITIs को चलाने की शुरुआत करी है। हमने अशोक लेनिन, टाटा टेक्नोलॉजीज, हमारा स्नाइडर, हमारे फिलिप्स के साथ टाई-अप्स करके हमने बच्चों और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपने ITIs को चलाया है। हमने एक 25 करोड़ रुपए के साथ के लागत से एक स्किल हब सेंटर बना रहे हैं विकास नगर में, सहसपुर में, जिसमें कि हम 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाएंगे। 6 ट्रेड्स हमारे ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। मैंने भी 1-2 महीने पहले वहाँ पे विजिट भी करी थी। उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने ट्रेनर्स, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके यहाँ पर आएंगे और बच्चों को सिखाएंगे और उन्हीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बच्चों को हायर। उत्तराखंड में धामी सरकार ने थूक जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने की घटनाओं के बाद FDA ने गाइडलाइन जारी की है। इसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। प्रदेश में अब इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने भी कई सवाल खड़े किए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अनेकों ऐसे अवसर आए हैं जब देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को कुछ षड्यंत्रकारियों द्वारा बिगाड़ने का प्रयास किया गया और कल जो निर्णय सरकार द्वारा लिए गए, खास तौर पर गंदगी किसी धर्म को भी स्वीकार्य नहीं है और जब खाद्य पदार्थ में थूकना, मूतना, इस प्रकार क्रम खड़े होते हैं तो देवभूमि के प्रति अश्रद्धा का भाव खड़ा होता है। और मैं प्रारंभ से इस बात को कह रहा हूँ, इस प्रकार का माहौल एक षड्यंत्र के तहत राज्य के अंदर किया जा रहा है। इसमें देवभूमि के जो पुरातन मुस्लिम समुदाय है वो कभी हो नहीं सकता है। हमारी पूजा पद्धति को जानता है, देवभूमि के स्वरूप को समझता है, लेकिन जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं हर प्रकार घटनाक्रम में, उन सब के तार उत्तराखंड देवभूमि से बाहर के। 1 लाख क्यों 10 लाख करिए। ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों को, जिनकी मंशा और नियत लोगों का भरोसा तोड़ने का हो, उनके ऊपर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो धनराशि का जुर्माना कम लगाया आपने, और ज्यादा लगाइए। कोई क्यों थूके किसी के खाने पर, ये गंभीर प्रकरण है। लेकिन ये प्रकरण हमारे टूरिज्म को, हमारे पर्यटन को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इसके बारे में भी तो सोचना होगा। ठीक है, गंभीर प्रकरण है, आपने कठोर कार्रवाई करी, बात खत्म। लेकिन जो महिमा मंडन 4 दिन से चल रहा है, जो गाना बजाना चल रहा है 4 दिन से, ऐसा लग रहा है पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, सारी एनर्जी, सारा फोकस, सारा अटेंशन सिर्फ एक मुद्दे को जा रहा है। जो नाबालिग छोटी छोटी बच्चियों के संग दुष्कर्म हो रहे हैं, क्या वो अटेंशन के लायक नहीं है? क्या गणेश जोशी के ऊपर जो आय से अधिक गंभीर मामला लगा है, क्या वो अटेंशन के लायक नहीं है? मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं, और भी गम है जमाने में थूक जिहाद के सिवा। हरिद्वार के रुड़गी में NIH के वैज्ञानिकों ने ईश्वर नाम का एक ऐप तैयार किया है। दरअसल प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने और पानी कम होने की बातें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इन स्रोतों को लेकर कोई भी आंकड़ा फिलहाल केंद्र सरकार के पास नहीं है। इसी समस्या को लेकर इस ऐप का आविष्कार किया गया है। इस ऐप में जल स्रोतों का पूरा हाल दर्ज हो सकेगा। वहीं भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने NIH के इस ऐप को मंजूरी दे दी है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस ऐप की मदद से 4 राज्यों का स्रोतों का सर्वे शुरू किया जा रहा है, जिनमें उत्तराखंड समेत ओडिशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। कि आप जानते हैं कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पूरे देश में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें जो हमारे स्प्रिंग्स होते हैं, जो लोकल वाटर रिसोर्सेज हैं, वो वहाँ की जीवन रेखा है। वहाँ के लोग अपने पानी की डिमांड के लिए उन जल स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अभी कुछ 2-3 दशकों में अब देखें तो काफ़ी जल स्रोत सूख चुके हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन भी एक कारक है और
कई अवैज्ञानिक रूप से जो भी कार्य होता है उसके कारण भी जल स्रोत सूख जाते हैं। तो जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुमिनेशन है, उन्होंने यह सोचा कि इन जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए, इनके रिजुमिनेशन के लिए एक योजना बनाई जाए। रुड़की में नकली और प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की शिकायतों के बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में छापामारी का सिलसिला जारी है। रामपुर चुंगी स्थित मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण किया गया, जहां पर कुछ दवाओं के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि नकली या प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की शिकायतें गंभीर हैं और इस प्रकार के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। रुड़की क्षेत्र से मुझे लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं कि कहीं पर नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं, कहीं पर नशीली दवाइयाँ जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जा रही है। इसी के रिगार्डिंग मेरे द्वारा कल भी और आज भी यहाँ पर विजिट किया गया और ये आज मैं यहाँ पे आई हूँ। कल मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पर ऑनर्स नहीं थे तो दुकान मेरे द्वारा बंद कराई गई थी और आज इन्हें बुला करके जो है इनके समक्ष मेरे द्वारा 4 दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं ताकि पता चल सके कि यहाँ क्षेत्र में किस टाइप की दवाइयाँ बिक रही हैं। ये होलसेलर हैं, यहाँ पर अन्य भी जो होलसेलर हैं उनके यहाँ से भी दवाइयाँ जो है सैंपल जांच हेतु भेजे जाएंगे। और जो कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर कि बच्चों द्वारा जो है दुकान का संचालन किया जा रहा है, तो ऐसे में एक बार उन्हें सचेत किया जाता है कि वो लोग अपनी इस गलती को सुधारें। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।